और अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। और मुझे इसको उठाने के लिए दे दीजिए एक स्पून, या फिर यही दे दीजिए आप मुझे चिमटा, ये वाला जी। और बहुत एहतियात से हमें जी। इसको ब्रेड स्लाइस को उठाना है। ये सैंडविच से ज्यादा मुझे मिनी केक लग रहा है जी, और ये मिनी उतना ही केक। टेम्पटिंग है। तो हमारा सैंडविच जो है वो जी। तैयार हो चुका है। तो लीजिए, बनकर तैयार है पार्टी सैंडविच। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए ही ना, आपकी भेजी हुई रेसिपी बनकर तैयार है और बाकी नाजरीन भी अब पार्टी का इंतजाम कर सकती हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पार्टी सैंडविच बनाने के लिए चाहिए ब्राउन ब्रेड, खीरा, गाजर, चीज, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, मक्खन, दही, टूटी फ्रूटी, चीनी पाउडर, हरी चटनी और लाल मिर्च पाउडर। पार्टी सैंडविच बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस खीरा लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर दूसरे बाउल में कटे हुए पनीर लें, उसमें काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें। फिर ब्रेड के चारों तरफ से काट लें। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ गाजर लें, उसमें काली मिर्च, काला नमक डालकर मिक्स करें और ब्रेड के ऊपर बटर, चिली सॉस और गाजर डालकर तैयार करें। फिर दूसरे ब्रेड पर टमाटो सॉस, बटर, खीरा और पनीर डालकर स्टफिंग तैयार करें। उसके बाद दही और शुगर पाउडर डालकर गार्निश करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। दोस्तों, हीना की तरह आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। जो भी रेसिपी सिलेक्ट होती है उसे हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो फ्रेंड्स, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शो पर हमारी हमसफर, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानू जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। अगली बार 2 नई सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग नाकारा हूँ मैं, पारस बना दो। मेरे
बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खेती है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खेती है वो हदे फासिल के आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। जश्न अब्बास के नाम से मौसूम इलाहाबाद में मुनक्किदा बज़्म मुसालिमा देखिए शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस आज चुनावी जंग की ओर कूच कर गई है। उसने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सोनिया गांधी ने सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबले का आह्वान किया तो चिदंबरम ने युवा टिकट या कि नौजवानों को आगे करने की जरूरत बताई। कार्य समिति की बैठक और AICC के अधिवेशन में जो हुआ, जो प्रस्ताव बने, उसका लब्बो-लुआब राहुल गांधी की कमान है। वे कांग्रेस के सेनापति है, मगर बिना घोषणा के। वे ही मुख्य प्रचारक होंगे, वे ही रणनीति बनाएंगे, वे ही कांग्रेस को चुनाव लड़ाएंगे। पर नरेंद्र मोदी के आगे वे नहीं, बल्कि पार्टी खड़ी दिखलाई देगी। यह कार्य समिति और AICC के विचार मंथन और चिंतन का अहम पहलू है। भाजपा ने चुनावी जंग को व्यक्ति केंद्रित बनाया तो कांग्रेस ने पार्टी केंद्रित तैयारी की है। उसने सेकुलर ताकतों को आह्वान किया है। वह गैर NDA पार्टियों को नरेंद्र मोदी का डर दिखाएगी। यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित होते तो बाकी पार्टियां बिदकती। मतलब भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी तुरप है तो कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ राजनीतिक ग्रांड अलायंस की सोची है। इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए वजारत उस्मा के दावेदार का नाम नहीं पेश करेगी। राहुल गांधी इलेक्शन लड़वाएंगे और गैर एलानिया दावेदार रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी तन्हा एलानिया उम्मीदवार होंगे। भले कांग्रेस ने बराह रास्त उनकी दावेदारी को चैलेंज नहीं किया है, लेकिन अलग अलग रियासतों के इलाकाई लीडरान अपने अपने अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तक कई इलाकाई रहनुमा दावेदार बने हैं। मराठा इलाकाई रहनुमा शरद पवार ने भी दावेदारी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वो भी राहुल की तरह गैर एलानिया दावेदार हैं।
मोदी को दावेदार के तौर पर पेश कर ताल ठोक कर चैलेंज करने वाले पहले रहनुमा मुलायम सिंह यादव हैं। वो हर स्टेज से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और वोटरों से वजीर आजम बनाए जाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी इलाकाई रहनुमा मायावती हैं। उन्होंने अपने यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा रैली में दलित मुसलमानों के इत्तेहाद से वजीर आजम बनने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। उनको कांग्रेस की हिमायत का भरोसा है। तीसरी इलाकाई रहनुमा जयललिता हैं। उन्होंने खुद को वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के तौर पर पेश किया है। मोदी के नाम पर मुहर लगाने के बजाय उन्होंने अपनी दावेदारी आगे की है। उनको लगता है कि बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी तो वो उनकी हुकूमत बनवाएगी। इनके अलावा अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी गैर एलानिया दावेदार हैं। आम आदमी पार्टी की ख्वाहिशात बढ़ती ही जा रही हैं और साथ ही पार्टी चलाने और पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए चंदे की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। जब तक पार्टी दिल्ली में काम कर रही थी तब तक 4 या 5 लाख रुपए हर दिन मिलने वाले चंदे से उसका काम चल रहा था, या दिल्ली के इलेक्शन में उसका काम 20 करोड़ रुपए से चल गया था। लेकिन अब मुल्क भर में इलेक्शन लड़ना है जिसके लिए पार्टी को कम से कम 400 करोड़ रुपए की जरूरत बताई जा रही है। आपने पहले 100 मुंतखब हुई सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। इसके बाद ये तादाद 200 तक पहुँची और अब 400 सीटों तक पहुँच गई है। आपने लगभग पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। आप जराये के मुताबिक पार्टी हर उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन की तय हद के मुताबिक यानी 60 लाख रुपए देगी। इस लिहाज से 400 उम्मीदवारों को करीब 250 करोड़ रुपए देने होंगे। इसके अलावा पार्टी के मरकजी कमेटी और स्टार कैंपेनरों का खर्च अलग होगा। चुनांचा पार्टी अब कारपोरेट घरानों से चंदा लेने की तैयारियां कर रही है। बताया जा रहा है कि फेयर प्रैक्टिस करने वाले यानी साफ सुथरे तरीके से कारोबार करने का दावा करने वाले कई बड़े घराने पहले से ही केजरीवाल के राब्ते में है और पार्टी उनसे चेक के जरिए चंदा लेकर उसे मंजर आम पर रखेगी। दूसरी पार्टियों और आप का फर्क कम होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अक्सर ये इल्जाम लगता रहा है कि उसकी सियासत नागपुर से मुनज़्ज़म होती है और उसके कामकाज पर संघ का असर रसूख रहता है। आज भी पार्टी लीडरान को इस पर वजाहत करनी पड़ती है, लेकिन अब संघ के अलावा मुल्क के कुछ मजहबी रूहानी पेशवाओं और सामाजिक कारकुनान के किरदार को लेकर भी वजाहत करनी पड़ेगी। लोकसभा इलेक्शन से पहले मुल्क के 2 सबसे मशहूर रूहानी मजहबी पेशवा बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर ने बीजेपी के तई हमदर्दी का इजहार किया है। दोनों ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के इम्कानात को खारिज किया है और अपनी ताकत बीजेपी के पीछे लगाई है। इसका बीजेपी को यकीनी तौर से वोटों के सेंट्रलाइजेशन में फायदा मिलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इन दोनों रूहानी पेशवाओं की नजर मुल्क की कई लोकसभा सीटों पर है जहां वो अपने शागिर्दों को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। बिहार के असेंबली इलेक्शन में श्री श्री ने अपने एक शागिर्द को टिकट दिलवाया था जिसे लेकर काफी तनाजा खड़ा हुआ था। इस बार वो मशरकी दिल्ली की सीट समेत कई सीटों पर उम्मीदवारों की सिफारिश कर चुके हैं। बाबा रामदेव और मशहूर सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे के भी कई चाहने वाले बीजेपी से टिकट हासिल करने का इंतजाम करने में लगे हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वजारत उज़्मा के दावेदार नहीं बनने के फैसले को इंसाफ पर मबनी ठहराते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के आईन में लिखा है कि मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ही अपना वजीर आजम चुनते हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के एक रोजा कन्वेंशन के इख्तितामी खिताब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2014 का इंतखाब जीतेगी और उसके मेंबरान पार्लियामेंट अपना वजीर आजम मुंतखब करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी गुज़िश्ता 5 इलेक्शन वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के नाम का ऐलान करके लड़ी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस एक सोच है और वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने बदउनवानी से मुकाबले के लिए कई कारगर तरीके अपनाए हैं। राहुल ने जन लोकपाल बिल का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे लोग इस पर तमाशा करते रहे लेकिन कांग्रेस ने इसे मंजूर किया। उन्होंने कांग्रेस क़यादत वाली हुकूमत की कामयाबियां बताते हुए इत्तलात के अख्तियारात के कानून से लेकर खुराक तहफ़्फ़ुज़ कानून तक का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस में अगले इलेक्शन के लिए टिकट तकसीम का तरीका बदलते हुए कहा कि वो बिल्कुल जमीनी सतह से रिपोर्ट लेंगे और लोगों की राय से उम्मीदवार तय किए जाएंगे। राहुल गांधी ने महंगाई और आम लोगों की मुश्किलात की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा कि हुकूमत को सस्ते सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करनी चाहिए।
अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने बदनवानी और महंगाई जैसे इश्यूज से ध्यान हटाते हुए अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया है। कांग्रेस कन्वेंशन के इफ्तिताही खिताब में कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने कहा कि अगला इलेक्शन फिरका परस्ती बनाम सेकुलरिज्म के बीच होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के सामने असली खतरा फिरका परस्ती का है। सोनिया गांधी ने इत्तेहाद के बारे में भी अपनी राय वाज़ेह कर दी। उन्होंने तमाम सेकुलर ताकतों से मुत्तहिद होने और फिरका परस्त ताकतों को रोकने की अपील की। कांग्रेस सरबराह ने वजीर आजम के कामकाज की तारीफ की और कहा कि यूपीए हुकूमत ने बदनवानी को रोकने के लिए कई कानून मंजूर किए हैं। उन्होंने पार्टियों से पार्लियामेंट के अगले इजलास में बदनवानी मुखालिफ बिलों को पास कराने की भी अपील की। सोनिया गांधी ने महंगाई की फिक्र को तस्लीम किया और ये भी कहा कि आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से हुकूमत के कामकाज में कुछ कमी रह गई थी। सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी को वजारत उस्मा का दावेदार नहीं बनाए जाने के फैसले को दुरुस्त ठहराते हुए कहा कि यह फैसला कतई और आखिरी है। अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर रहे कांग्रेसी रहनुमा मनीशंकर अय्यर ने अपने खिताब में नरेंद्र मोदी को लेकर फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो दावा कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में कभी भी मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सकते। उन्होंने आगे मोदी के चाय बेचने के पुराने पेशे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो कांग्रेस के कन्वेंशन में चाय बेचने के लिए आना चाहते हैं तो कांग्रेस इसका बंदोबस्त करा सकती है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर दिया गया ये बयान कांग्रेस की मायूसी का सबसे घटिया नमूना है। कांग्रेस की हलीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि मोदी की पुरानी जिंदगी को लेकर इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रही है। उसकी मायूसी साफ तौर पर नजर आ रही है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि किसी भी कीमत पर मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मजबूत हुकूमत बने। पार्टी की कौमी मजलिस आमला के इजलास में इफ्तिताही खिताब के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपनी शिकस्त तय मान कर चल रही है, इसलिए चाहती है कि कोई मजबूर हुकूमत बनवाई जाए ताकि उसे जब चाहे तब कमजोर किया जा सके। पार्टी तर्जमान प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पार्टी सदर ने कहा है कि कांग्रेस मोदी को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी। राजनाथ सिंह ने मरकज की यूपीए हुकूमत पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि यूपीए नहीं एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है। आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने दिल्ली पुलिस के साथ आमने सामने का टकराव का ऐलान करते हुए कहा है कि आपकी हुकूमत शीला दीक्षित की हुकूमत की तरह नहीं है जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी और दिल्ली में नज्म नस्क की हालत को बिगड़ने देगी। आप हुकूमत के सीनियर वजीर मनीष सिसोदिया ने कहा कि भले ही दिल्ली पुलिस दिल्ली हुकूमत के तहत नहीं आती है, लेकिन आपकी हुकूमत पुलिस को ठीक कर देगी। हुकूमत ने 4 पुलिस अफसरान को हटाने और उनको सजा देने का मामला मरकजी वजीर दाखिला के सामने उठाने का फैसला किया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सरबराह ने इन अफसरान पर कार्रवाई किए जाने के मुतालबे को खारिज कर दिया है। हुकूमत चाहती है कि उसके 2 वज़रा सोमनाथ भारती और राखी बिरला की शिकायत पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अब तक जो कारकर्दगी रही है झारखंड एपीलेट कमीशन की, उसमें जो भी शिकायतें आई हैं उसमें कितनी कामयाबी मिली है उन शिकायतों को निपटाने में? देखिए, जो छोटे छोटे मामला है उसमें तो तुरंत हम लोगों को कामयाबी मिल जा रही है। क्या आप महसूस करते हैं कि वो झारखंड एपीलेट कमीशन को और भी इख्तियारात मिलने चाहिए? हम लोग को कोई ऐसी पावर दी जाए, खास करके सूचना जो आयोग के पास में पावर है, इंफॉर्मेशन
कमीशन के पावर में कुछ हम लोग को दंड देने का या फिर हम लोगों को कुछ कम से कम फाइन करने का भी पावर दिया जाए, जिससे कि अधिकारियों और ऑफिसर्स में पकड़ बन सके। एक साल के अंदर कई इलाकों का आपने दौरा किया, कई अजला का आपने दौरा किया, क्या वहाँ पे खामियां आपने पाया है? कहीं न कहीं अक़लियतों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही रही है। नाइंसाफ़ी इस बुनियाद पे क्योंकि उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको हक उनको नहीं मिल रहा। झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर नहीं पेश किए जाने के बाद ये सवाल उठा है कि क्या इलेक्शन से पहले पीएम का दावेदार नहीं पेश करने की कांग्रेस की रवायत सिर्फ दिग्विजय सिंह जानते थे। दिग्विजय सिंह अकेले रहनुमा थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसा करने की रवायत नहीं रही है और सिर्फ इसलिए कि दूसरी पार्टियों ने दावेदारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को ऐसा करके उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। हकीकत में कांग्रेस की ये रवायत सभी रहनुमा जानते हैं और सभी रहनुमा ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी के लिए दावेदार बनने या न होने का कोई मतलब नहीं है। सवाल है फिर क्यों बाकी लीड जान ने राहुल को दावेदार बनाए जाने का मुतालबा किया और दिग्विजय सिंह ने मुखालफत की। माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर ये हाइप बनाई और उसके बाद पीछे हटी है। कई लोग 2004 में सोनिया गांधी के वजारत उज़्मा के ओहदे की कुर्बानी और 2014 में राहुल गांधी के वजारत उज़्मा के दावेदारी के कुर्बानी में मवाजना भी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में योगेंद्र यादव ने उनको वजीर आजम के दावेदार के तौर पर पेश करते हुए कहा कि इलेक्शन लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला अभी नहीं हुआ है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपने उसूली तौर से केजरीवाल को इलेक्शन नहीं लड़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि इसी बुनियाद पर लक्ष्मी नगर के रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी को उम्मीदवार बनाने से इनकार किया गया। पार्टी ने तय किया है कि उसका कोई भी रुकन असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेगा। माना जा रहा है कि एक मेंबर असेंबली को टिकट मिला तो कई और मेंबर असेंबली दावेदार बनेंगे। हुकूमत पहले से ही कांग्रेस के बाहरी हिमायत से चल रही है। अगर उसके 1-2 असेंबली अरकान भी लोकसभा जीत गए तो हुकूमत अक़लियत में आ सकती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस कोर कमेटी यह हकीकत बूझे हुए हैं कि उसे चुनाव में लेने के देने पड़ सकते हैं, सीटें कम हो सकती है। ऐसे में उसे तीसरे मोर्चे या गैर एनडीए पार्टियों की खिचड़ी बनवाकर नरेंद्र मोदी को रोकने की राजनीति करनी होगी। इसी सोच में राहुल गांधी की दावेदारी का ऐलान नहीं हुआ। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत गौर खौस के बाद राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर नहीं पेश करने का फैसला किया। कांग्रेस मजलिस आमला में जुमेरात को इसका फैसला हुआ और जुमा को कांग्रेस कन्वेंशन में पार्टी के मुल्क भर से आए लीडरान और कारकुनान की जबरदस्त नारेबाजी और राहुल के दावेदारी के मुतालबे के बीच सोनिया गांधी ने कहा कि मजलिस आमला का फैसला कतई और आखिरी है, यानी राहुल गांधी वजारत उज़्मा के दावेदार नहीं होंगे। कहा गया कि पार्टी उनकी क़यादत में इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने उनको नवंबर 2012 में ही कांग्रेस इंतखाबी तशहीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया था। इसलिए ये 1 साल पहले ही तय हो गया था कि पार्टी उनकी क़यादत में इलेक्शन लड़ेगी। कई माहिरीन का मानना है कि राहुल की दावेदारी को लेकर जानबूझकर हाइप बनाई गई और ऐन मौके पर पूरे मामले को एंटी क्लाइमैक्स पर पहुंचाया गया। इसके जरिए कांग्रेस ने एक पैगाम देने की कोशिश की है। अगर कांग्रेस राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश कर देती तो हो सकता है कि मुल्क के तमाम इलाकाई लीडरान अपनी अलग ही किस्म से पोजीशनिंग करते। गैर बीजेपी इलाकाई लीडरान में ये पैगाम जाता कि अगर यूपीए 3 की हुकूमत बनती है तो उनके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने राहुल को दावेदार नहीं बनाने का फैसला किया। कांग्रेस को अंदाजा है कि उसको उतनी सीटें नहीं आने जा रही हैं कि वो अपनी क़यादत में हुकूमत साजी करे। इसलिए उसने तमाम इलाकाई लीडरान को ये पैगाम दिया है कि अगर इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तमाम गैर बीजेपी ताकतें एक साथ होती हैं तो उनमें से किसी की भी लॉटरी खुल सकती है। इससे कांग्रेस को उम्मीद है कि वो मरकज में बीजेपी को रोकने में कामयाब
कामयाब रहेगी, जो कि उसका सबसे पहला एजेंडा है। आज कांग्रेस के एक दिन के कन्वेंशन में सोनिया गांधी की तकरीर में इस एजेंडे की साफ झलक नजर आई। उनके खिताब में तमाम जोर इस बात पर रहा कि फिरका परस्त ताकतों को रोकना है। सोनिया गांधी ने कहा कि सेकुलरिज्म उनकी और उनकी पार्टी के लिए सिर्फ सियासत का मसला नहीं है, बल्कि अज़्म का मामला भी है। उन्होंने बीजेपी पर समाज की तकसीम और तशद्दुद के उसूल को फैलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बार बार कहा कि इस मुल्क को बांटने वाली ताकतों को इख्तिदार में आने नहीं देना है। उन्होंने कांग्रेस को मुल्क की सबसे सेकुलर पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी, समाजी सद्भाव बनाया, गरीबी घटाई और मुल्क को मुत्तहिद बनाए रखा। सोनिया गांधी ने आखिर में कहा कि इस बार की लड़ाई मुल्क के सेकुलर सियासत और रवायत को बचाए रखने के लिए है। इससे बहुत वाज़ेह है कि उनका खिताब किन पार्टियों को ध्यान में रख कर दिया गया। कांग्रेस का पहला हदफ बीजेपी को रोकना है, इसलिए राहुल गांधी की दावेदारी रोकी गई और अगले इलेक्शन को फिरका परस्ती बनाम सेकुलरिज्म बनाने की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी अक्सरियत से थोड़े फासले पर अटकती है तो जिस तरह दिल्ली में उसे हुकूमत बनाने से रोका गया, वैसे ही मरकज में भी किया जाएगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस के आज के चिंतन के निचोड़ को जानेंगे। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। यदि राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करती तो उसके दो खतरे थे। एक, कम सीटों की सूरत में ब्रांड खराब होता। दूसरे, नतीजों के बाद मोर्चा सरकार या किसी और पार्टी के नेता को पीएम पद के लिए मना सकना मुश्किल होता। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, कांग्रेस कार्य समिति एआईसीसी अधिवेशन में
जो कुछ हुआ है और खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर, उसे क्या आप समझदारी वाला फैसला मानती हैं या पलायनवादी है, या ये कि बहुत साहसी है ये फैसला क्योंकि लीक से हटकर है? मतलब इन तीनों में से आप किस तरह का फैसला मानेंगी? मैं मानती हूँ सावधानी बरती है, बहुत कॉशन जिसको कहते हैं कि रिस्क नहीं लेना है। लोग कहेंगे कि भाग रहे हैं, लोग कहेंगे कि डर गए हैं, क्योंकि हाइप हो गई थी कि 17 तारीख को इनको